और देखिए, संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और आज ये छठा दिन है। आपको बताते चले, राज्यसभा और लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है और कई ऐसे मुद्दे जो विपक्ष की तरफ से उठाने की तैयारी है और छठा दिन आज और सदन की जो कार्यवाही है शुरू हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की सुश्री मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मैं शूटिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। उनकी सफलता से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण बन गया है। मैं इस सदन की ओर से अपनी ओर से सुश्री मनु भाकर को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। हम पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे अन्य खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देते हैं तथा आशा करते हैं कि वे अपने शानदार प्रदर्शन से इन खेलों में देश का सम्मान मान बढ़ाएंगे। प्रश्न संख्या 81 श्री कल्याण बनर्जी। सर, क्वेश्चन नंबर 81। उत्तर सभा पटल पर रखा गया। वो शून्यकाल में। सर क्वेश्चन नंबर 81। आपको बुलाएंगे शून्यकाल में, आपका इलाका इसलिए आपको प्राथमिकता देंगे। सर क्वेश्चन नंबर 81। सर, द ऑनरेबल स्पीकर सर, द application of AI in India is having an impact of unemployment in various ways. Sir, according to the all available reports, in the near future, it is a very serious concern as about nearly 69% of the people in the country will lose employment during the tenure of this government. Sir, in the job displacement arenas lot of arenas are there. Importantly, that AI power automation may replace jobs in sectors like manufacturing, customer service, and data entry. AI-driven efficiency improvements might lead to reduced workforce requirement in certain industries. AI might make some jobs redundant, especially those involving repetitive or routine tasks. My question is, through you, sir, before the honorable minister, is having On behalf of my colleague, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 2 of today's list of business. Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Sripat Yasod Nayak, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 3 of today's list of business. Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Srimati Susiri Shobha Karandaleji, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 4 of today's list of business. Sri Satish Chandra Dubey. माननीय महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने कर्म संख्या 5 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। इस माननीय सदन के सदस्य भी थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। धन्यवाद। नतलिखा प्रश्न संख्या 1 डॉक्टर रागिनी। माननीय नेता प्रतिपक्ष हो, क्योंकि आज एक मिनट बाद कि देश में जॉब जाएगी, दुनिया में जॉब जाएगी, इंटरनेट आया, जॉब भी नहीं गई, कई जॉब क्रिएट हुई। समय समय पर कोई अनुमान के आधार पर कोई बात करते, उसकी इफेक्ट यहाँ आ जाएगी। और देश में, जब देश में मोबाइल आया तब बात होती थी, कंप्यूटर आया तब बात होती थी कि देश में लोगों की नौकरी जाएगी, जॉब कम होगा। मैं माननीय स्पीकर से आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या मोबाइल आया और मोबाइल से बातचीत हो जाती है, मेल से बातचीत हो जाती है? तो रेलवे में कभी ट्रैफिक कम हुई क्या? इतना कम्युनिकेशन बढ़ा
तो एयर ट्रिप में या तो एयरपोर्ट पर कभी भीड़ कम हुई क्या, ये अनुमान है। और जब मैं कोविड देख रहा था, हेल्थ में था, उस वक्त मैं दुनिया के साथ बात कर रहा था और दुनिया में कोविड चल रहा था, तो दुनिया अनुमान लगाती थी कि हिंदुस्तान में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का मृत्यु का आंक काउंट होगा। मैं स्पीकर सर आपको बताना चाहता हूं, मुझे खुशी है पोस्ट कोविड पर मिलियन पॉपुलेशन पर इंडिया में सबसे कम मृत्यु हुआ है, ये सत्य है। इसलिए मैं आपका जवाब देता हूं कल्याण जी, इसलिए ये अनुमान है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने ये सत्य आपके सामने दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी 6 to 7% ग्रो कर रही है। जब कोई देश की इकोनॉमी 7 to 8% ग्रो करती है तो स्वाभाविक तब ग्रो करती है जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है, जब परचेज पावर बढ़ता है, तो ये सब होता है तो ऑटोमेटिक रोजगार का अवसर भी बढ़ता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी आप नेशनल सर्विस सेंटर पोर्टल पर जाइए, 19 लाख जॉब, आज भी 30 लाख जॉब दाता ने, कंपनियों ने रख के रखिए कि आइए यहाँ अप्लाई करिए। ये पोर्टल की बात कर रहा हूं, आप देख सकते हो, यहाँ से बाहर जाके तुरंत ही देखेंगे आपके परिवार में भी किसी को जॉब चाहिए और उसकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ क्वालिफिकेशन होगा तो उसको भी जॉब मिलेगा। ये देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। माननीय सदस्य, This is not an answer you have given. Anyway, we have to tolerate these things. Sir, this is not an answer to avoid the answer. You say you didn't say the answer. Anyway, sir, second supplementary. Sir, it is nice to see from the. इससे तो दूर नहीं आऊंगी। आपका विषय क्या है? विषय यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष ने बिजली के ऊपर नियम 56 में सूचना दी है, उसको मैंने स्वीकार किया है। जो सूचना आपने दी है उसको मैंने स्वीकार किया, तो उसके ऊपर चर्चा होगी नियम 56 पर। तो आप क्यों ये करना चाहते हैं? चलिए, आपका मैसेज हो गया। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं, आप प्रश्नकाल में रुचि ले रहे हैं तो आप चलो, अगर आपके प्रश्नकाल में रुचि नहीं है श्रीमान अतुल प्रधान, तो आप यहां खड़े हो सकते हैं। मैं अभी करते हैं दूर, बैठो, चलो अपनी जगह में आप बैठो, करते हैं दूर। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है, आपके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है। अभी नियम 56 मद आएगा तो मैं आपकी सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। अगर आप गंभीरता से, अगर आप चाहते हैं कि हाउस स्थगित ना हो, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि आगे विधानसभा का आज का सत्र अच्छी तरीके से चले, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपनी सीट पे चले जाएं। अगर आप अपनी सीट पे जाएंगे तो अच्छी तरीके से हाउस चलेगा, आपकी बात आएगी। आप लोग चलें, प्लीज चलें। The workers who are working in a private establishment, and whether you will be seriously thinking to bring a legislation to control these private sectors so that hire and fire policy is not made applied and the workers are not thrown into employment. माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर, नौकरी में नौकरीदाता कभी अपने एम्प्लॉइज को निकालना नहीं चाहता है, लेकिन उसके लिए वहाँ या तो उसके यहाँ उसको दूसरी जगह पे नौकरी मिलती है, या तो उसको अच्छी कोई जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, या तो किसी की फैक्ट्री या तो उसकी यूनिट बंद होता है, तो ऐसी स्थिति में कामदार को दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जो कोट करा है कि वेस्ट बंगाल में 2.5% उसके अनएम्प्लॉयमेंट रेट है,
देश की पॉपुलेशन का 7% पॉपुलेशन बंगाल में है और 0.75% एफडीआई बंगाल में आ रही है। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बंगाल देश का ही भाग है, मुझे उसके लिए और कोई कमेंट नहीं करनी है। बढ़ाने की आवश्यकता है। जब कोई राज्य में इंडस्ट्रीज आती है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है, तो जाके रोजगार निर्माण होता है। आपको इंडस्ट्रीज के सामने आंदोलन करना है और इंडस्ट्रीज बंद हो जाए तो एम्प्लॉइज फ्री होता है तो कहता है कि उसकी रोजगार की गारंटी दो। ये नहीं हो सकता है जी। दूसरा मैं एश्योर करना चाहूंगा देश में पहले तो 2014 के पहले की तो स्थिति ही ये थी, दुनिया का डेटा की ही बात यहाँ हुआ करती थी। इंडिया में डेटा जनरेट करना, उसके लिए रोबस्ट सिस्टम करना, ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी। ये मोदी गवर्नमेंट जब से है तब से उन्होंने तैयारी करी, व्यवस्था की और डेटा जनरेशन की सिस्टम देश में ही हो। बाहर तो होता है लेकिन डेटा देश में क्रिएट होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। और ये डेटा विश्व में आज हमारे यहाँ से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डेटा है, दुनिया में उसकी सराहना की जाती है। ये डेटा 2017-18 में प्रारंभ हुआ। ये डेटा से मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, एक क्वेश्चन में 20-20 मिनट नहीं लगेंगे। नहीं करूंगा, लेकिन मुझे रिप्लाई तो अच्छी तरह से देना चाहिए। स्पीकर सर, मुझे अवसर दीजिए। मैं इस माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ, ऑथेंटिक डेटा भारत सरकार की एजेंसी ने दिया हुआ डेटा। जब हमारे यहाँ से LAPR का सर्वे का प्रारंभ हुआ 2017-18 में, तब देश में कुल मिला के 38% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 38% था, जो बढ़ी आज 44% है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो 2017-18 में 31% था, आज बढ़ के 40% हुआ। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने ही कहा है 3% से नीचे होना चाहिए, आज क्वेश्चंस में मैं पढ़ रहा था, तो वो भी आज कम होके जो 2017-18 में आई अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, आपको भी समझता हूँ, क्वेश्चंस को भी समझता हूँ, बंगाल को भी समझता हूँ, देश को भी समझता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था। स्पीकर सर, ये मोदी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, कई टाइप की योजनाएं चलाई गई, लोगों को रोजगारी का अवसर मिला और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 3.2% है और भविष्य में 3% से कम जाएगा। वीडी शर्मा, एक बात बताऊं मैं, बैठो वीडी जी, माननीय सदस्य से भी आग्रह किया था, बैठे बैठे नहीं बोले, और माननीय मंत्रीगण जो सदस्य बैठे बैठे बोलते हैं ना, उसका उत्तर देने लग जाते हैं। आप क्यों उत्तर देते हो उनका? जो बैठे बैठे बोल रहे हो उसका उत्तर क्यों देते हो? नोटिस ही मत लो उनको, आप स्पीकर की तरफ बात करो। माननीय वीडी शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने युवाओं के रोजगार के संबंध में क्या कदम उठाए हैं, साथ ही उद्योगों में जो रिकॉर्ड स्किल्स है उसमें डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है उसके बारे में सरकार की क्या योजना है? स्पीकर सर, ये जो बजट है, ये बजट ही युवा सेंट्रिक बजट है, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बजट है। हमने 5 साल में 4 लाख यूथ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान करा है। वो आने वाले दिनों में देश के युवाओं के लिए रोजगार निर्माण के लिए बहुत उपयोगी होगा। और आज भी देश के युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया की तहत उसको कई टाइप की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करने के लिए उसको मदद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, माननीय सदस्य प्लीज, आप नए सदस्य आते हो, जब तक आपको बुलाए नहीं जब तक उठते नहीं ऐसे सदन में, हाथ देने से उठ नहीं जाते, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 82, आप तो सीनियर व्यक्ति हो, आपको तो बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 आगे आएगा। चंद्र प्रकाश जोशी, क्वेश्चन नंबर 82। स्पीकर महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।
पॉल्यूशन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में कई नवाचार हुए हैं। शहरों और गांवों में गंदगी को मिटाने और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कई नवाचार हुए हैं। लेकिन अभी भी देखा जाता है कि शहरों और गाँव में, कस्बों में कई इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसके चाहे भूमि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, इस प्रकार के एसिड और जो पानी में और नदियों में बहा दिए जाते हैं, पशु वहाँ मरते हैं, आदमी पानी पी नहीं सकता। तो इस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार कई बार खेती आसपास की बंजर हो जाती है। तो ऐसे में क्या ऐसे उद्यमी उन लोगों को, चाहे पीने का पानी हो, चाहे खेती का मुआवजा हो, तो इस प्रकार के कोई मैकेनिज्म बना है कि उनको आइडेंटिफाई करके इस प्रकार के लोगों को जनपदों में आप हर जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 बेड उपलब्ध है, जिसके डायलिसिस की सुविधा हम दे पा रहे हैं। 71 हमारे जिला चिकित्सालय है जहां हम सीटी स्कैन की सुविधा पहली बार दे पा रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन की सुविधा नहीं होती। इसके अलावा टीबी रोगियों के बारे में आपकी चिंता ही नहीं। टीबी रोगियों के बारे में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने टीबी रोगियों को इतनी बड़ी संख्या में चिन्हित किया है और चिन्हित करने के साथ साथ टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए हम उनको गोद भी ले रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, और उनको पोषण सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। टीबी की रोगियों की संख्या में हम तेजी के साथ कम करने के बाद तेजी के साथ आगे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी जिला चिकित्सालयों में हमने क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए हैं जो आज तक नहीं थे, जो 50 और 100 बेड के हैं, जहां पर हम सभी टर्शरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सवाल कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए है, हम आपको बताना चाहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपना निधि है और मुख्यमंत्री जी की जो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए, ऐतिहासिक से पहली बार दोनों जगह मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य बैठे विपक्ष के लिए अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहली बार की बड़ी संख्या जो भी मरीज मानता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इसमें विभाजन नहीं है। जो भी मरीज मानता है उसको आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, दल को हम लोगों ने नहीं देखा है। आप लिस्ट उठा करके देखेंगे बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमने सहायता गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को प्रदान की है जिन्होंने डिमांड किया है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जहां तक एक सवाल प्रश्न में विस्तार से आपने बोला जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में, वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तो मैं स्पष्ट कर दूं, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ। आप सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए। अब देखिए